का बवासीर बना दिए हो को पैसा बर्बाद। सॉरी 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 सॉरी। साले का खोपड़ी तोड़ खोपड़ी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। 3 पॉजिटिव और भर भर के नेगेटिव्स के साथ में स्टार्ट करते हैं द आदिपुरुष का मूवी रिव्यू। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो सबसे पहले जाके मूवी देखो, क्योंकि अगर आपने मूवी से पहले ही वीडियो देख ली तो शायद ही आप मूवी देख पाओगे। यारो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि वैसे भी बुरी खबर से पहले लोगों को अच्छी चीज़ें सुनना पसंद होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी का BGMI एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। यार एक नंबर का लगता है पूरे मूवी को। इसी के साथ साथ में जब आप देखते हो तो आपको एक इमोशनल अटैचमेंट दिखती है कैरेक्टर्स के साथ में। ऑल दो इमोशनल अटैचमेंट मुझे पर्सनली तो सिर्फ श्री राम के साथ में देखने के लिए मिली। बट वेट लास्ट एट द लीस्ट वाला पॉजिटिव पॉइंट एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ शॉकिंग चीज़ें हैं जो ऑल दो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी इस मूवी से ऐसा रिव्यू देखने के बाद में। फटाफट से आ जाते हैं मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर आपको मैं क्या ही चीज़ बताऊँ, क्या नेगेटिव नहीं है शायद इस मूवी के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। नेगेटिव पॉइंट नंबर 1, चीप क्वालिटी ऑफ डायलॉग डिलीवरीज। हाँ, मानता हूँ कि इस मूवी को एक मॉडर्न टच देने का बहुत अच्छा ट्राई किया गया है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप मूवी के अंदर एकदम क्रिंजीनेस को भर दें। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा कुछ इन डायलॉग से लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी जस्ट सीन के ऊपर प्ले कर देता हूँ। आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। कृति सेनन के डायलॉग्स के अंदर 1.1% की भी हिंदी, यानी कि जो उस समय के ऊपर एक मर्यादा में रह के हिंदी बोली जाती थी संस्कृत के साथ में, वो कृति सेनन के डायलॉग्स में कुछ इस तरीके से दिखती है। अब ये मत कहना कौन राघव, वरना मैं कहूंगी वही राघव जिनके एक दूध ने तेरी लंका फूंक डाली। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और अगर बात करें मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो कहाँ कैमरा जा रहा है, कहाँ मूवी का बैकग्राउंड जा रहा है और कहाँ खुद एक्टर जा रहा है, ये कुछ एक्टर को ही नहीं पता है। या मुझे ये चीज़ नहीं पता है कि पता नहीं मूवी को किस तरीके से डायरेक्ट किया है। आप ध्यान देते हो मूवी के ऊपर कैरेक्टर्स को दिए जाने वाले कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, तो आपको मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा लैग देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर कि ऑल दो जो फीमेल कैरेक्टर्स है इस मूवी के, उसके अंदर उनको बिल्कुल ही एक फोटोशॉप की तरह प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि वो रामायण में चल के कोई मॉडलिंग शो चल रहा हो। एंड जल्दी से बात कर लेते हैं यार इस मूवी के VFX के बारे में। तो VFX के अंदर यार तुम देखोगे तो बिल्कुल भी वो VFX इस लेवल के नहीं लग रहे हैं कि इस मूवी के अंदर 700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। लिटरली 700 करोड़ रुपये खर्च करने का मतलब ये नहीं होता है मूवी के अंदर सिर्फ VFX डाल दो। अगर किसी मूवी में 70 करोड़ रुपये भी खर्च होते हैं तो उस मूवी के अंदर कम से कम कास्टिंग ली जाती है, ना कि सिर्फ उसके अंदर VFX भर दिए जाते हैं जिसका कोई भी सिर ना पैर है। बात करें अगर मूवी के कॉपी कंटेंट की, तो आपको इसके अंदर काफ़ी हद तक हॉबिट जैसी मूवी एंड द प्लैनेट ऑफ द एप्स जैसी मूवी के सीन्स कॉपी हुए दिख सकते हैं, अगर आप मेरी तरह हॉलीवुड फ्रीक हो तो अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, यानी कि मूवी का जो स्टोरी लाइन है। तो स्टोरी लाइन इस हिसाब से चलती है कि मूवी स्टार्ट होती है एंड हमको स्लाइड्स दिखाई जाती है 750 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। यानी कि मूवी के अंदर रामायण की एक्चुअल स्टोरी को इस तरीके से फ्लक्चुएट किया गया है, यानी कि अगर कोई न्यू एज का बच्चा जिसने रामायण नहीं देखी ऑल दो वो रामायण देखने जाए तो उसको बिल्कुल ही गलत स्टोरी उसके माइंड सेटअप के अंदर बैठेगी, जो कि रामायण की एक्चुअल स्टोरी है ही नहीं। तो वही सबसे पहले मूवी स्टार्ट होती है। मूवी में हमको दिखाया जाता है रावण को तपस्या करते हुए हिमालय के अंदर, जिसके अंदर कि सडनली उसके सामने हमारे ब्रह्मदेव यानी कि ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और जो स्टोरीज़ एंड आज तक हमको हमारे मम्मी पापा और हम TV शोज़ में देखते आए हैं कि ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं कि तुमको ना पृथ्वी पे ना आकाश के अंदर ना किसी देवता ना किसी दानव के हाथों मारे जाओगे आप, और ना किसी जानवर के हाथों। वो आदि पुरुष के ब्रह्मा जी है, वो खुश होकर बड़े रावण को ये वरदान देते हैं कि ना धरती पे ना आकाश में ना जल में ना किसी देवता ना राक्षस या ना किसी जानवर के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो मेकर्स को ये बात पता नहीं होनी चाहिए थी कि असल में त्रेता युग के रावण को वरदान नहीं बल्कि सतयुग के हिरण्यकश्यप को यह वरदान दिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, जिनका बाद में वध कर दिया गया था विष्णु के अवतार के द्वारा। और उसके अलावा हम आज तक क्या जानते हैं कि जो रावण की बहन शूर्पणखा थी
वो जो है वो राम जी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी एंड उनसे वो शादी करना चाहती थी, जिस चीज़ को लेकर राम जी आगे जाके डिनाई कर देते हैं उनको ये बोलते हुए कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। और इसी चीज़ को लेकर शूर्पणखा इतने क्रोधित हो जाती है कि वो जो सीता मैया के पास में जाके उनके ऊपर हमला करने लगती है, जिसके बीच में ही वहीं कुटिया के अंदर लक्ष्मण जी भी होते हैं, जो कि शूर्पणखा की बातें सुनते हैं कि शूर्पणखा को अपनी सुंदरता के ऊपर कितना घमंड है, इसलिए वो शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं ताकि शूर्पणखा का जो अपनी सुंदरता के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा घमंड है वो टूट जाए। इसके बाद जो शूर्पणखा होती है वो भागी भागी यानी कि रावण के पास में जाती है और वो एक भरी सभा के अंदर रावण के पास जाके अपनी समस्या बताती है कि राम नाम का एक व्यक्ति है जिसने मेरे साथ में ऐसा किया है। लेकिन जो आदि पुरुष मूवी है इसके अंदर हमको क्या दिखाया जाता है कि रावण एक अंधेरे अपनी लंका यानी कि सोने की लंका नहीं, असल में जो लंका हमको इस मूवी में दिखाई गई है वो कोयले की लंका है, ठीक, क्योंकि जो कि आपने मूवी में देख के ऑल दो अभी तक समझ ही लिया होगा। तो पॉइंट के ऊपर दोबारा से आते हैं जिसके अंदर की जो शूर्पणखा है वो रावण के पास जाती है। रावण अकेला बैठ के सितार बजा रहा होता है शिवलिंग के आगे और शूर्पणखा रावण को अपने साथ बीती सारी चीज़ों के बारे में बताती है, जिसके बाद में रावण गुस्सा हो जाता है एंड खुद ही चला जाता है राम जी से बदला लेने के लिए यानी। और तो और इस सीन के अंदर शूर्पणखा रावण को खुद जाके बता रही है कि सीता मैया कितनी ज़्यादा सुंदर है और उसको तुम्हारी बीवी होना चाहिए ना कि राम की पत्नी, और वो महलों में रहने लायक है एंड ऑल, बल्कि रियल रामायण के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रावण को कुछ आइडिया नहीं होता है, रावण को जस्ट ये आइडिया होता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के लिए मेरी बहन के साथ इतना बुरा कर सकता है, तो इस वजह से रावण वहाँ जाता है, ना कि शूर्पणखा खुद अपने भाई को सीता मैया की सुंदरता के बारे में बताते हैं। और उसके बाद में हमको एक सेंसलेस सा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कि जो राम है जिनको माना जाता है शांति का प्रतीक, जिन्हें माना जाता है धैर्यता का प्रतीक, उनको बिल्कुल ही एकदम अलग और एग्रेसिव मोड के अंदर हमको दिखाया गया है। यानी कि राम जी पता नहीं क्या पानी के अंदर कर रहे हैं एंड पता नहीं क्या सीन होता है जहाँ से राक्षस राम जी की तरफ को बढ़ते हैं, जिसका कुछ आइडिया राम जी को नहीं है। ऑल दो वही एकदम कॉपीड सीन बाहुबली से होता है। राम जी अपने धनुष के साथ में पानी से बाहर निकलते हैं और ऑल दो उन सारे सस्ती सीजीआई वाले अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। से लड़ने लग जाते हैं एंड उसके बाद में हमको गाना दिखाया जाता है। गाने के अंदर सडनली एक हिरण आता है, यानी कि वो हिरण जिसके पीछे राम जी भाग के जाते हैं, उसके पैर में तीर मारते हैं एंड वो एक छल होता है और वो फिर राम जी की आवाज़ में चिल्लाता है, जिसके पीछे की लक्ष्मण जी भाग के जाते हैं। अब आ जाते हैं मेन प्लॉट के ऊपर। जब हमको आज तक पता है कि राम जी के पीछे लक्ष्मण जी जाते हैं, जिसके पीछे से आके रावण जो है वो सीता मैया को अगवा कर ले जाता है और उसके बाद में जटायु द्वारा राम जी जब वापस अपनी कुटिया में लौटते हैं, जो कि कुटिया इसके अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं गई है। मॉडर्न ज़माने का मतलब ये नहीं होता है कि यार तुम कुटिया को गुफा के अंदर बदल दो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। रामायण की स्टोरी ये है कि राम जी जब अपनी कुटिया के ऊपर लौटते हैं, उनके पुष्पक विमान से टूटी हुई उनकी कुटिया की छत को देख के वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कुछ चीज़ है जो सीता को अगवा करके आकाश की तरफ लेके गई है। लेकिन पहली बात तो रावण का पुष्पक विमान नहीं, असल में ये रावण ही नहीं, मेरे ख्याल से बैटमैन और आयरन मैन का मिक्सचर है। और जो कि रहता भी कुछ बैटमैन जैसी जगह के ऊपर ही है। अगर आपने बैटमैन मूवी देखी है तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि एसगार्ड और बैटमैन की थीम को मिला के उसकी लंका को तैयार किया गया है। उसके बाद मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। वही जैसा कि हमको पता है कि रियल रामायण के अंदर जब अपने पुष्पक विमान के ऊपर रावण सीता मैया को अगवा करके लेके जा रहा होता है तो उसका सामना होता है जटायु के साथ में। लेकिन हमारी आदि पुरुष के अंदर क्या होता है कि राम जी को पहले ही दिख जाता है कि रावण ही सीता मैया का हरण करके लेके जा रहा है अपने सस्ते पुष्पक विमान यानी कि चमगादड़ के ऊपर, जिसको उसके सींगों से कंट्रोल करता है एंड ऑल दो उसने सीता मैया को चमगादड़ के ऊपर बांधा हुआ है। तो हमें जो एक्चुअल रामायण है उसके अंदर ये दिखाया जाता है कि जटायु जो होते हैं उनके पंख को काट देता है रावण, जिसकी वजह से वो घने जंगलों में गिर जाते हैं और वो राम राम चिल्ला रहे होते हैं, जिसकी आवाज़ का पीछा करते हुए ढूंढते ढूंढते राम जी उनके पास में पहुंचते हैं और वो मरने से पहले उन्हें बताते हैं कि मैंने रावण को देखा है सीता मैया को अगवा कर ले जाते हुए लंका की तरफ। लेकिन आदि पुरुष मूवी के अंदर हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही रावण अपने बैट्स को ऑर्डर देता है, हाँ बिल्कुल, इसके अंदर यानी कि जो आदि पुरुष है उसके अंदर बेसिकली जो रावण है वो बैट्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी चमगादड़ों को कंट्रोल करने वाला बना है। वो अपने चमगादड़ों को ऑर्डर करता है कि भैया जाओ जाके जटायु को पकड़ो, फिर मैं आऊँगा स्टाइल में तलवार निकाल के जटायु के जो पंख है उसको काट दूंगा। उसके बाद में जटायु नीचे गिर जाता है, वन के अंदर ही जटायु मर जाता है। यानी कि जटायु ने ना राम जी को बताया कि सीता मैया को मैंने देखा था, उस वजह से मेरा पर कटा है,
मतलब यार इस सीन को मुझे ही नहीं पता कि इस सीन को चेंज करने की क्या ज़रूरत थी, और सिर्फ एक सीन को चेंज करने की वजह से इनको मूवी का मेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लॉट को चेंज करना पड़ गया। उसके बाद में हमको श्रीलंका के पास, यानी कि जहाँ आपका राम सेतु ब्रिज बना था, इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि जो समुद्र देव हैं उनसे राम जी बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटते तो मैं जो ब्रह्मास्त्र है उसको मारकर रास्ता बना लूँगा। और एक्चुअल जो सीन है उसके अंदर हम, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि राम जी अगर एक बार ब्रह्मास्त्र को अपने बाण के अंदर रख ले, यानी कि बाण के अंदर साध ले, तो वो उसको वापस नहीं रख सकते हैं, उन्हें उसे चलाना ही चलाना होता है। तो जो एक्चुअल रामायण है उसके अंदर ये होता है कि जब राम जी समुद्र देव को ये धमकी देते हैं कि आप अगर मेरी बातों को नहीं सुनते हो, आप मुझे आगे नहीं बढ़ने देते हो, तो मैं आपको ब्रह्मास्त्र से हमला करूँगा। तो उसके बाद में उनको समुद्र देव समझाते हैं कि मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, और उनको रास्ता भी बताते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन फिर राम जी पूछते हैं कि मैंने अपने बाण के अंदर अब इस ब्रह्मास्त्र को साध लिया है तो मुझे इसको छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरन। तो तब उनको समुद्र देव बोलते हैं कि आप इसको उत्तर दिशा की तरफ को छोड़ दीजिए। और उसके अलावा उनको ये सॉल्यूशन बताते हैं कि जो आपकी टुकड़ी के अंदर नल और नील नाम के 2 वानर हैं, उनको ये श्राप है कि वो जिस चीज़ को भी छू कर, वो जिस चीज़ के ऊपर भी कुछ लिख कर या उसको छू कर समुद्र में डालेंगे, वो चीज़ कभी नहीं डूबेगी। वो इस वजह से राम लिख के समुद्र के अंदर पत्थरों को डाला गया था, ताकि आदि पुरुष की तरह किसी वानर ने बोला था कि हम राम लिख के समुद्र में पत्थर डालेंगे। तो अब बात कर लेते हैं संजीवनी बूटी वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसके अंदर कि हमको बचपन से ही पता है कि लक्ष्मण जी को तीर लग जाता है। उसके बाद में जो वहाँ के आचार्य होते हैं, यानी कि जो बताते हैं हनुमान जी को, बेसिकली उनका नाम क्या होता है वो मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, अगर आपको है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। वो राम जी को बताते हैं कि संजीवनी पर्वत के ऊपर एक संजीवनी बूटी पाई जाती है, जिसको अगर लक्ष्मण जी को खिलाया दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है। हनुमान जी इस कार्य को अपने कंधों पर लेकर संजीवनी श्रृंखला यानी कि हिमालय में चले जाते हैं। तो वहाँ जाके उनको बेसिकली समझ नहीं आता कि कौन सी बूटी संजीवनी बूटी है, कौन सी अलग, तो वो पूरा पहाड़ी उठा के ले आता है। लेकिन हमको आदि पुरुष के अंदर क्या दिखाया जाता है कि हनुमान जी संजीवनी पर्वत को इसलिए उठा के लाए थे ताकि उन्हें कमी ना पड़े संजीवनी बूटी की, और तो और लक्ष्मण जी के साथ साथ पूरी सेना को भी संजीवनी बूटी खिला दी जाती है। और आपको ये चीज़ पता होगी, बहुत बचपन से पता होगी, कि जब हनुमान जी को अशोक वाटिका में उत्पात मचाता देख बंदी बना के रावण के सामने भरी सभा के अंदर पेश किया जाता है, उसके बाद में रावण बोलता है कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। लेकिन आदि पुरुष मूवी के अंदर एक खाली कमरे के अंदर हमारे जो सो कॉल्ड रावण दिखाए गए हैं इसके अंदर, यानी कि सस्ते जो बैटमैन दिखाए गए, प्लस इस सीन को देखने के बाद जो कि एक सस्ते आयरन मैन के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर कि एक अंधेरे कमरे के अंदर मास्क पहनकर, उस ज़माने के अंदर वेल्डिंग वाला मास्क पहनकर रावण तलवार बना रहा है, हथौड़े पीट रहा है। यानी कि माना था, यानी सुना था हमने कि रावण क्रूर था, लेकिन रावण लोहार भी था। ये इस मूवी को देखने के बाद में हमको पता चलता है। उसी के बाद में मूवी जाती है फ्लैशबैक में, और हमको दिखाया जाता है कि राम जी बात करें अपने पिताजी यानी दशरथ के साथ में, लेकिन उसके अंदर राम जी के लुक को देखो तो आपको टिपिकल जीसस वाली फील आएगी, जिसके अंदर की एक सफ़ेद से चोगे के अंदर मूछे, बाल खुले हुए, और जीसस की तरह ही आशीर्वाद सा देते हुए दिख रहे हैं हमको हमारे राम जी। मतलब यार सीरियसली, मतलब किसने ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करके और क्या सोच के लिखा है। और फिर उसके बाद में हम बात कर ले चाहे रावण और राम जी के बैटल की या फिर और सारी चीज़ की, आप लगभग हर चीज़ के अंदर म्यूज़िक को और बीजीएमआई को छोड़ के डिसअपॉइंट ही होने वाले हो। तो अब अपने लास्ट जो पॉइंट है और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड अनबिलीवेबल पॉइंट है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी का होता है लगभग 95 करोड़ रुपये का, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। इंडिया की मोस्ट टॉप 5 मूवीज़ के बीच में ये मूवी भी आ गई है। अब वो मूवी क्यों आई है वो आपको खुद भी पता होगा कि लोगों ने यही सोचा कि आखिर इस मूवी के अंदर, कुछ लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ में इस मूवी को देखने गए, ऑल दोनों लोगों की और एडवांस बुकिंग की वजह से, अपने ट्रेलर की बेस की वजह से इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में भी बहुत बड़ा अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया, जिसकी वजह से लोग इस मूवी को देखने गए। उसके बाद में रिव्यूज़ आना धीरे धीरे शुरू हुए दूसरे दिन तक, जिसके बाद इसकी कमाई थोड़ी सी कम होकर 66-65 करोड़ के बीच में आ गई थी ऑल ओवर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और ये मैं बात कर रहा हूँ हिंदी प्लस तेलुगु के बारे में, ऑल लैंग्वेजेस को साइड में हटा के हिंदी जो सिनेमा है और जो तेलुगु सिनेमा है, दोनों अलग अलग नहीं, हिंदी लैंग्वेज और जो तेलुगु लैंग्वेज है उन दोनों के बीच के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पता चला कि मूवी के अंदर क्या क्या छेड़खानी की गई है, तो एक क्रेविंग होती है पब्लिक के अंदर कि ऐसा मूवी के अंदर क्या हो गया जो मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा न्यूज़, ऐसा क्या हो गया मूवी के अंदर जो मूवी के बारे में इतनी ज़्यादा न्यूज़ बनाई जाती है, जो कि जिस वजह से आपने ये वीडियो सर्च करी और जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वजह से संडे यानी कि एक तो वीकेंड था और वीकेंड वाले दिन पब्लिक के पास में एक बहुत अच्छी वजह थी थिएटर्स में जाने के लिए। तो थर्ड डे
मूवी की थोड़ी सी और कमाई होने के बाद 67 करोड़ रुपए के लगभग मूवी पहुंची है, और वीकेंड का ख़त्म होने के बाद में मूवी का जितना भी लोगों के अंदर एक्सपेक्टेशंस थी वो टूटने के बाद में 4th डे यानी कि जो मंडे होता है उसके अंदर मूवी की बिल्कुल यानी कि हिंदी सिनेमा के अंदर 15 to 13 के बीच में परसेंटेज थी पब्लिक की सिनेमा हॉल के अंदर। एंड जो तेलुगु इंडस्ट्री है यानी कि जो तेलुगु लैंग्वेज के अंदर रिलीज जहाँ हुई मूवी 17 समथिंग परसेंटेज पर पब्लिक आई, जिसकी वजह से मूवी का जो कलेक्शन हुआ उसके 4th डे पे वो बनता है लगभग 20 करोड़ से 25 करोड़ के अराउंड। एंड ऑल ओवर अगर आप वीकेंड का कलेक्शन देखोगे, जिसके अंदर कि मैं आपको यहाँ पे जो एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये मैंने जस्ट अभी देखा है, जिसके अंदर की मूवी का जो वीकेंड कलेक्शन है वो अप्रॉक्सीमेटली हमको 340 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है। तो यार देखो, मूवी ने पैसा तो कमाया है, लेकिन अब वो 700 करोड़ के लगभग अपने बजट को टच कर पाएगी या उससे ऊपर पहुंच पाएगी, जो कि शायद मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाए। लेकिन अगर वो पहुंच जाती है तो मूवी को चाहे हम कितना ही बुरा बोले, मूवी तो सक्सेसफुल हो जाएगी। अब जो मूवी के बारे में हेट बताया जा रहा है उसके ऊपर मेकर्स का ये कहना है कि जो ऑल दो पब्लिक है वो ही पागल है, हमने तो रामायण को वैसे ही प्रेजेंट करा है जैसे रामायण होती है। यानी कि वो डायरेक्टली इस बात के ऊपर हिट करे, जो आज तक हमको रामायण दिखाई जाती थी वो सारी रामायण बेकार है, जो उन्होंने हमको रामायण दिखाई है वो ही रामायण एकदम ठीक है। अब इस बात को आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी रामायण थी और कौन सी रामायण को हमको बना के दिखाया जा रहा है। तो यारो यहीं रैप अप करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको कैसी लगी, जो बेस्ट पार्ट लगा वो बताओ, वीडियो के अंदर कोई गलती लगी तो आपको मेरे को वो भी बताओ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसी हाँ मानता हूँ काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो ऐसी वीडियो लगभग चैनल पर अब आती रहेगी और शॉर्ट्स तो आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली डे बाय डे, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हो। बेल आइकन ऑन कर दो ताकि जैसी कोई भी वीडियो डले, कोई भी अपडेट आपके पास में नोटिफिकेशन है। आप बहुत ज़्यादा साइकिंग माइंड हो गया इस मूवी को देखने के बाद में, मैं भी जा रहा हूँ माइंड को फ्रेश करके एक्सपेक्शन देखने। तो मिलते अगली